नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। अब आपको बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जितने भी स्टूडेंट सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं वो जल्दी से जल्दी बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर ले। ऐसा ही हम आपके लिए प्रैक्टिस कराने का सेशन लाने वाले हैं जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराएं तो आप उसे प्रैक्टिस कर सके। ऐसे ही जैसे हम क्वेश्चन लाते हैं वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों के एग्ज़ाम में टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप लोग अगर एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 आप लोग का अंक में से माइनस हो जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन आप लोग का गलत हो गया तो एक उसमें से माइनस हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों का पहला सवाल क्या है और ऐसे ही क्वेश्चनों के प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस इन बचे हुए दिनों में करने वाले हैं। जो भी सवाल आएंगे आप लोगों के इसी प्रैक्टिस सेशन के इर्द गिर्द से आएंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आप लोगों को करा दिया है। आप अगर उतना क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते होते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत 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 बढ़िया गुजरेगा अगर आप सभी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जाइए आप हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और ऐसे ही क्वेश्चनों के प्रैक्टिस करने के लिए बचे हुए दिनों में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट निकलवा लीजिए क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में लगेगा। और अपने साथ एक आधार कार्ड ले लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब लगते हैं। तो चलिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस जिला से हैं। देखिए आप लोगों का पहला सवाल क्या है कि पहला सवाल है कि किस प्रक्रिया में एक ही पौधे में नर और मादा भागों का समागम होता है। कौन ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक ही पौधे में नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों भागों का समागम होता है। तो आप लोग बता दें कि जो आत्म परागण प्रक्रिया होती है उस पौधे में वही एक पौधा होता है जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाया जाता है। एक प्रक्रिया है आत्म परागण। अगला है कि डीएनए प्रतिकृत में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रतिकृत में मुख्य भूमिका अपना निभाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। देखिए आप लोगों का अगला सवाल क्या है कि कौन सा वैज्ञानिक जीन के सिद्धांत का जनक माना जाता है। कौन सा ऐसे वैज्ञानिक है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रेगर मेंडल साहब जो थे इनको हम लोग जीन के सिद्धांत जनक मानते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है। तो आप लोग पता होना चाहिए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। और इसका जो वैल्यू होता है उसका मान होता है 9.8 × 10 के पावर 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। ओनली 9.8। और इसको क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इसको 10 मान लेते हैं। अगला है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो जल का प्रकाशीय अपघटन जो होता है उसी के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होती है। अगला है कि लेंस का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन जो होता है एम वो किस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आप लोगों को पता होगा कि यह किस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है कि लेंस की फोकल लंबाई पर डिपेंड करता है कि वस्तु की दूरी पर डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब की दूरी पर डिपेंड करता है कि उपरोक्त सभी पर। तो आप लोग का राइट आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा क्योंकि पूछ रहा है इसमें लेंस का। तो लेंस का जो आवर्धन का सूत्र होता है वो m बराबर होता है v/u होता है। यानी यह वस्तु की दूरी पर भी डिपेंड कर देगा और प्रतिबिंब की दूरी पर भी डिपेंड करेगा। अगला है देखिए कि किस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे उपयोग कर सकते हैं। किस प्रक्रिया में तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया में वायुमंडल से नाइट्रोजन का उपयोग पौधे कर सकते हैं। अगला है देखिए सवाल कि न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण किस पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों का ये फार्मूला याद होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल का। तो इसका फार्मूला होता है Gm1m2/r
आर का स्क्वायर। तो m1 m2 यानी वस्तुओं के बीच की दूरी यानी आर स्क्वायर बट्टा में जो आर स्क्वायर होता है वो वस्तुओं की दूरी पर भी डिपेंड कर देगा, वस्तु के द्रव्यमान यानी m1 m2 पर भी डिपेंड कर देगा, और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी g पर भी डिपेंड करता है। तो आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। उपरोक्त सभी ऐसे ही क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बचे हुए दिनों में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराने वाला है जिनमें से आप लोगों का सवाल आने वाला है। देखिए अगला है एक सवाल कि किस प्रकार का विकिरण सबसे अधिक हानिकारक है। किस प्रकार का विकिरण, तो गामा किरण जो होता है वो सबसे अधिक हानिकारक होता है। गामा किरण का जो भेदन क्षमता होता है वो सभी किरणों के अपेक्षा बहुत अधिक होता है। और वहीं बात करें गामा से कम किसका होता है, तो एक्सरे का किरण जो होता है वे भी हानिकारक होता है। अगर किसी का एक्सरे बहुत अधिक बार कर दिया जाए तो वो व्यक्ति मर भी सकता है। एक्सरे का जो आविष्कार किए थे उनकी खुद मृत्यु हो चुकी थी बहुत अधिक एक्सरे करने से। एक्सरे किरण एक प्रकार का भेदन क्षमता उसका भी अधिक होता है। वो तो हमारे जो चमड़ा होता है उसको तो भेद सकता है लेकिन हड्डियों को नहीं भेद सकता है। और ये जो गामा किरण होता है वो हड्डियों को भी भेद सकता है। इसको रोकने के लिए कम से कम 2 सेंटीमीटर का कांच लगेगा तभी गामा किरण को रोका जा सकता है। अल्फा किरण भी होता है, ये भी अधिक भेदन क्षमता वाला होता है, और बीटा किरण भी अधिक क्षमता वाला होता है, और गामा किरण सबसे अधिक क्षमता वाला होता है। अगला है सवाल कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय दबाव कितनी ऊंचाई पर शून्य हो जाता है। पृथ्वी की सतह से कितने, तो आप लोग पता होना चाहिए कि लगभग 100 किलोमीटर से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है और अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। तो लगभग 100 किलोमीटर राइट आंसर हमारा होने वाला है। 100 किलोमीटर पर वायुमंडलीय दबाव शून्य हो जाता है। अगला है कि रेडियोधर्मी क्षय में कौन सा कण सबसे पहले मुक्त होता है। तो अल्फा कण जो होता है वो सबसे पहले मुक्त होता है रेडियोधर्मी क्षय में। अगला है सवाल 12 नंबर सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी माप है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी जो होता है वो दूरी प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, यह सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का। अगला है 13 नंबर सवाल कि इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत चालकता किस पर डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोलाइट में आयन की प्रकृति पर भी डिपेंड करती है कि वह कौन सा आयन है, H+ आयन है कि OH- आयन है कि और कौन सा आयन है। और तापमान पर डिपेंड करता है, तापमान बढ़ाने से आयनों की गति बढ़ जाती है जिसके कारण विद्युत चालकता भी बढ़ जाएगी। और सांद्रता यानी उसमें कितना अधिक मात्रा में आयन है, यानी आयन कितना ज़्यादा है और कितना कम है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो उपरोक्त तो सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे जो पृथ्वी पर कठोर पदार्थ होता है वो होता है हीरा। हीरा जो होता है वो सबसे पृथ्वी पर कठोर पदार्थ होता है। अगला जो सवाल है कि हाइड्रोजन के किस आइसोटोप का उपयोग बम बनाने में होता है। तो हाइड्रोजन के जो ट्राइटियम आइसोटोप होता है उसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है, ट्राइटियम। अगला जो है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है। तो ओजोन परत पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पहले जो अधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयोग होता था जिसके कारण ओजोन परत का लेयर पतला हो गया था, लेकिन अभी इसका जो भरने का काम है वो शुरू हो गया है। ओजोन परत लगभग 2050-60 तक पूरा अपना पहले जैसा रूप ले लेगा। अगला देखिए है कि वायुमंडल की कौन सी परत मौसम की परत कहलाती है। तो वायुमंडल की जो ट्रोपोस्फियर होता है वो, और देखिए ऑप्शन में आगे है कि स्ट्रेटोस्फियर की, मेसोस्फियर की, थर्मोस्फियर। तो जो ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर होता है उसी को हम लोग मौसम की परत कहते हैं। यही मौसम डिपेंड करता है तो आगे नहीं जा पाता है। अगला है कि विस्फोटक पदार्थ यानी TNT का रासायनिक नाम क्या है। TNT का रासायनिक नाम क्या है, ये तो हम लोग TNT शॉर्ट में लिखते हैं। ये एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है ट्रीनाइट्रोटोलुइन। ट्रीनाइट्रोटोलुइन इसका रासायनिक नाम होता है। और जो अगला सवाल होने वाला है कि पृथ्वी की आयु मापने के लिए किस तत्व का उपयोग होता है। तो यूरेनियम का उपयोग, इसको U से सूचित करते हैं, इसका पृथ्वी की आयु मापने में उपयोग होता है। अगला जो सवाल होने वाला है, तो अगला सवाल है कि किस प्रक्रिया से कोशिका ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो कोशिका जो ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया होती है, और एक क्रेब्स चक्र प्रक्रिया होती है, और एक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन
फास्फोराइलेशन प्रक्रिया होती है, जिसके कारण सभी प्रक्रियाओं के दौरान जो कोशिका होती है वो ऊर्जा का उत्पादन करती है। अगला जो सवाल है कि कौन से ग्रह सबसे तेज घूर्णन करता है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह यानी जो सबसे बृहस्पति ग्रह है वही सबसे तेज घूर्णन करता है। ये लगभग 9 साढ़े 9 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगला है कि हाइड्रोजन बम में ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम में। अगला है 23 नंबर सवाल की एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के सूक्ष्मजीवों द्वारा निर्मित होते हैं। तो वो बैक्टीरिया और कवक के द्वारा निर्मित होते हैं, इसी कारण ये दवा बनाई जाती है। अगला है कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य तो ऊर्जा उत्पादन। अगला है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो मरियाना ट्रेंच जो होता है वो पृथ्वी पर सबसे गहरा पॉइंट है। अगला है कि वैक्यूम में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो वैक्यूम में ध्वनि की गति 0 होगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वैक्यूम में कोई प्रकार का कण कोई प्रकार का गैस नहीं होता है, जिसके कारण ध्वनि की गति 0 होगी। अगला सवाल है कि रेडियो तरंगों का आविष्कार किसने किया है। रेडियो तरंगों का आविष्कार किसने किया है। तो मार्कोनी साहब जो थे वही रेडियो तरंगों का आविष्कार किए थे। अगला है कि किस गैस का उपयोग रोशनी के बल्बों में होता है। तो आर्गन गैस का उपयोग रोशनी वाले बल्ब यानी पीला वाला बल्ब जो होता है उसी में आर्गन का उपयोग किया जाता है। अगला है कि पौधों में जल का परिवहन कौन सी संरचना करती है। तो जाइलम जल का परिवहन करती है। अगला है कि रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन में आधा अवधि यानी हाफ लाइफ पीरियड का क्या अर्थ है। तो हाफ लाइफ पीरियड का अर्थ होता है कि वह आधा टूटने में कितना समय लगेगा, यानी पदार्थ के आधे हिस्से के विघटन का समय। अगर पूछा है कि आपका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा तो आप बताएंगे जब मैं अपना जीवन का आधा जीवन जी लूँगा तो वो मेरा हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। यानी किसी भी पदार्थ का जब आधा हिस्सा टूटने में जो समय होता है वही हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। अगला है सवाल कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। अगला है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑप्शन के हिसाब से। एक लड़के ने हमसे पूछा था कि सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है या ऑक्सीजन। तो देखिए ऑप्शन में कहीं नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है तो ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। अगला है कि इंसानों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इंसानों में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है। अगला है सवाल कि प्रकाश तरंग की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश तरंग की जो चाल होती है वो निर्वात में होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है। नाभिकीय भट्टी में तो यूरेनियम का भी होता है, थोरियम का भी होता है, प्लूटोनियम का भी होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। लाल रक्त कणिकाओं का दिन तो आपको पता होगा कि 120 दिन। जल का रासायनिक सूत्र तो H2O। विटामिन B12 में तो विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ये नया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो 0.03% होती है। अगला 0.03% आप लोग का आंसर होने वाला है, ये गलत है। 0.03% वायुमंडल में ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है। अगला है कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक क्यों होता है। तो ब्लैक होल का घनत्व ही इतना अधिक है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। अगर ब्लैक होल का 1 चम्मच का भार की बात करें तो 10 हाथियों के भार के बराबर होगा 1 चम्मच का भार। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए सामान्यतः कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो भारी जल। भारी जल का सूत्र क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला देखिए सवाल है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल, यानी सोलर का उपयोग जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग होता है। कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला है सवाल कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज आप लोग को पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने की थी। ये 9th क्लास के शुरू के चैप्टर में भी है कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अगला है सवाल 45 नंबर की पृथ्वी का ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसमें जल का प्रतिशत कितना है, यानी पूछ रहा है कि कितना % जल पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर 71% है तो 71 मार देंगे। अगला है कि पौधों में पर्ण रहित यानी
क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण, यही प्रकाश को अवशोषित करता है। अगला है कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, और यही जो होता है वो शराब का भी सूत्र होता है। शराब लोग जो पीते हैं वो यही सूत्र होता है। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। अगला है सवाल कि शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने का काम करता है? तो जो किडनी होता है यानी वृक्क जो होता है वही रक्त को छानने का कार्य करता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी ही। हमारे शरीर में 2 किडनी पाया जाता है। अगर एक किडनी नहीं भी रहे तो एक किडनी बहुत अच्छे से रक्त को साफ कर देगी। अगला है कि लोहा जंग क्यों पकड़ता है? तो लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसके कारण लोहा जंग पकड़ लेता है। लोहे में जंग पकड़ने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक ऑक्सीजन और एक जल। तो जल वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में है ही गैस के रूप में, वाष्प के रूप में, और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है तो वो जंग पकड़ लेता है। अगला है कि कौन सा तत्व सबसे हल्का है? तो हाइड्रोजन तत्व जो होता है वो सबसे हल्का गैस होता है हमारे वायुमंडल में। अगला है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायप्टर होता है। अगला है सवाल कि कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार केवल जनन कोशिकाओं में होता है? तो मियोसिस जो होता है वो कोशिका विभाजन का एक ऐसा प्रकार होता है जो केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है, मायोसिस। अगला है सवाल कि कौन सा धातु मानव शरीर में पाया जाता है? तो कैल्शियम धातु जो होता है वो मानव शरीर में पाया जाता है। और एक आयरन भी होता है, और अगर आयरन रहता अगर ऑप्शन में तो आयरन भी हम लोग सही करते, लेकिन ऑप्शन में हमको सिर्फ कैल्शियम दिख रहा है तो कैल्शियम हम ऑप्शन टिक लगाएंगे। अगला है कि न्यूटन का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है वो जड़त्व का नियम पर आधारित है। जड़त्व के 2 नियम होते हैं, एक स्थिति का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। गति का जड़त्व कहता है कि कोई वस्तु गति करती है तो वो गति में ही रहना चाहिए, और एक स्थिर का जड़त्व बोलता है यानी विराम का जड़त्व की कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। यही है न्यूटन का प्रथम गति नियम भी है, और ये दोनों जड़त्व का नियम भी है। अगला है कि क्वार्क किसका घटक है? क्वार्क किसका घटक है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घटक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के केंद्रीय भाग यानी नाभिक में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अगला है कि पौधों की वृद्धि में किस हार्मोन की भूमिका होती है? तो सभी हार्मोन की भूमिका होती है, ऑक्सिन, एथिलीन और जिब्रेलिन, सभी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है पौधों की वृद्धि में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल साहब ने थे, वो रेडियोधर्मिता की खोज किए थे। अगला है कि पृथ्वी के केंद्र में किस प्रकार की धातु पाई जाती है? कौन कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा और निकेल जो होते हैं वो पृथ्वी के केंद्र में पाई जाती है। चुंबक भी बनाने में लोहा और निकेल का उपयोग होता है, जिसके कारण पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, यानी पृथ्वी का अगर कोई भी आप चुंबक लटकाएंगे अगर मुक्त अवस्था में तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। अगला है सवाल कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो एक्चुअल में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, लेकिन ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड दिया है तो हम यहीं टिक लगाएंगे। अगला जो सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी करा दे रहा हूँ, आपके पास टाइम बहुत कम है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो। अगला है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पत्ती से जल का वाष्पन होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। अगला सवाल है कि देखिए, अगला सवाल है कि किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की करती है? तो गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की करती है, यानी वायुमंडल में जो हवाएं बहती है उसका उपयोग पवन चक्की करके उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अगला है कि लाल फास्फोरस को सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो लाल फास्फोरस का अगर तापमान कम कर दिया जाए तो वह सफ़ेद फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला है कि डीएनए का निर्माण करने वाले मुख्य घटक कौन से है? तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वही डीएनए का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो खोज की थी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला जो सवाल है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो सभी को पता होगा कि विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि किस गैस को वायु प्राण कहा जाता है? तो ऑक्सीजन यही जो होता है वो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, इसलिए इसको वायु प्राण कहते हैं। अगला सवाल है कि सूर्य के
ऊर्जा उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन। अगला है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो पृथ्वी का पिघला हुआ लोहा निकल कोर, यानी पृथ्वी के केंद्र में पिघला हुआ लोहा और निकल होता है, जिसके कारण यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अगला है कि मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगला है कि रेड अलर्ट समुद्र के किस जीव के कारण दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है जेलीफिश की, स्टार फिश की। अगला है कि ब्लू बॉटल की, प्लैंकटन। तो जेलीफिश के कारण दिया जाता है रेड अलर्ट, समुद्र के यही जीव जो होता है इसके कारण रेड अलर्ट दिया जाता है। अगला है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला है कि पौधे हरे रंग क्यों दिखते हैं? तो क्लोरोफिल के द्वारा पौधे हरा रंग दिखता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? तो परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है। अगला है कि मोसले साहब जो थे यही जो परमाणु संख्या के क्रम में सजाए थे। अगला है कि किस यंत्र का उपयोग बिजली की तीव्रता मापने में होता है? तो एम्पियर मीटर, यानी ए मीटर जो होता है वही बिजली की तीव्रता यही विद्युत धारा को मापता है। अगला है कि सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी सूर्य के बीच। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि शरीर में रक्त का शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो जो किडनी होता है वही रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त से अशुद्धियों को निकाल देता है। अगला सवाल है किस धातु का उपयोग दंत चिकित्सक यानी डेंटल फिलिंग में होता है? तो पारा धातु का उपयोग होता है, दांत के जो चिकित्सक होते हैं, दांत के जो डॉक्टर होते हैं वही करते हैं। अगला है कि ओजोन परत किससे पृथ्वी को बचाती है? तो यूवी किरण से जो पृथ्वी को बचाते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट किरण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है कि मानव शरीर का कौन सा अंग मेमोरी सेंटर के रूप में कार्य करता है? तो मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है वही मेमोरी सेंटर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस होती है, कौन सी गैस होती है? तो आर्गन गैस होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है कि लेंस का फोकल लंबाई धनात्मक होती है, यह किस प्रकार के लेंस का गुण है? तो फोकल लंबाई अगर धनात्मक है तो वो उत्तल लेंस का फोकल लंबाई धनात्मक होता है। अगला है कि रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी कौन सा प्रोटीन, आरबीसी में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। अगला है कि पृथ्वी का सर्वाधिक आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो कोर कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है देखिए कि कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है? तो प्लास्टिक जो होता है वो बिजली का सुचालक नहीं होता है, और लकड़ी भी जो होता है वो भी बिजली का सुचालक नहीं होती। अगला है कि वनस्पतियों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। पादप में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। अगला है कि डायनामो का उपयोग किस में होता है? तो डायनामो का उपयोग बिजली का उत्पादन करने में किया जाता है। अगला है सवाल कि पृथ्वी कौन सा ग्रह प्रकाशीय ध्रुवीयता दिखाता है? तो शुक्र ग्रह जो होता है वो प्रकाशीय ध्रुवीयता दिखाया जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को ब्लू ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह है। अगला है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए ऑप्शन में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो इसको हम लोग नाइट्रोजन टिक लगाएंगे कि सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर नाइट्रोजन नहीं रहता और दूसरा कोई गैस रहता, आर्गन मान लीजिए रहता, तो हम लोग ऑक्सीजन को टिक लगाते। और ऐसे ही क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाएंगे। अगला है कि मानव जो शरीर का हृदय होता है वो 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 72 से 80 बार, यानी 72 बार धड़कता है। अगला है कि चांद्र पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल में कितना अपेक्षा कम होता है? चांद्र का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी की तुलना में कितना कम होता है? तो 1/6 कम होता है। अगला है कि सभी ध्वनि तरंगों का संचरण किस माध्यम में संभव नहीं है? तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं है जिससे ध्वनि तरंगों का संचरण हो सके। ध्वनि एक ऐसा तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ड्राई आइस किससे बनी होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। अगला है कि मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेटस बीमारी होती है कैल्शियम की कमी से। अगला है कि रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हेनरी हर्ट्ज को रेडियो तरंगों की खोज दिया जाता है। अगला है कि विद्युत परिपथ में वोल्टेज का मापन किस उपकरण से होता है? तो वोल्टेज का जो मापन होता है वो वोल्टमीटर के द्वारा होता है। अगला है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी होता है और गोइटर रोग भी होता है। अगला है
कि किस जीव को प्राकृतिक क्लीनर कहा जाता है। तो जो केंचुआ होता है, जो चारा होता है, वही उसी को हम लोग प्राकृतिक क्लीनर कहा जाता है। यह किसानों के मित्र कहा जाता है इसको। अगला लास्ट सवाल है कि किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा होने वाला है। और ऐसे ही क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आप पिछली वीडियो को देख कर सकते हैं। तो जाइए और वहाँ से अपने प्रैक्टिस को मजबूत बनाइए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस चैनल का लिंक को।